3.5 आने। अफसाना निगार सादत हसन मंटो। मैंने कत्ल क्यों किया? एक इंसान के खून में अपने हाथ क्यों रंगे? ये एक लंबी दास्तान है। जब तक मैं इसके तमाम अवाक़िब व अवातिफ से आपको आगाह नहीं करूंगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। मगर उस वक्त आप लोगों की गुफ्तगू का मौजू जुर्म और सजा है, इंसान और जेल है। क्योंकि मैं जेल में रह चुका हूँ, इसलिए मेरी राय ना दुरुस्त नहीं हो सकती। मुझे मंटो साहब से पूरा इत्तेफाक है कि जेल मुजरिम की इस्लाह नहीं कर सकती, मगर ये हकीकत इतनी बार दोहराई जा चुकी है कि इस पर जोर देने से आदमी को यूं महसूस होता है जैसे वो किसी महफिल में 1000 बार सुनाया हुआ लतीफ़ा बयान कर रहा है। और ये लतीफ़ा नहीं कि इस हकीकत को जानते पहचानते हुए भी 1000 जेल खाने मौजूद हैं, हथकड़ियाँ हैं और वो नंगे इंसानियत बेड़ियाँ। मैं कानून का ये जेवर पहन चुका हूँ। ये कहकर रिजवी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। उसके मोटे मोटे हबशियों के से होंठ अजीब अंदाज में फड़के। उसकी छोटी छोटी मखमूर आंखें जो कातिल की आंखें लगती थीं, चमकी। हम सब चौंक पड़े थे जब उसने यकायक हमारी गुफ्तगू में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। वो हमारे करीब कुर्सी पर बैठा क्रीम मली हुई कॉफी पी रहा था। जब उसने खुद को मुतारिफ कराया तो हमें वो तमाम वाक़यात याद आ गए जो उसकी कत्ल की वारदात से वाबस्ता थे। वादा माफ गवाह बनकर उसने बड़ी सफाई से अपनी और अपने दोस्तों की गर्दन फांसी के फंदे से बचा ली थी। वो उसी दिन रिहा होकर आया था। बड़े शाइस्ता अंदाज में वो मुझसे मुखातिब हुआ। माफ कीजिएगा मंटो साहब, आप लोगों की गुफ्तगू से मुझे दिलचस्पी है। मैं अदीब तो नहीं, लेकिन आपकी गुफ्तगू का जो मौजू है उस पर अपनी टूटी फूटी जुबान में कुछ ना कुछ जरूर कह सकता हूँ। फिर उसने कहा, मेरा नाम सिद्दीक रिजवी है। लंडा बाजार में जो कत्ल हुआ था मैं उससे मुताल्लिक था। मैंने उस कत्ल के मुतालिक सिर्फ सरसरी तौर पर पढ़ा था, लेकिन जब रिजवी ने अपना तारुफ कराया तो मेरे जहन में खबरों की तमाम सुर्खियां उभर आईं। हमारी गुफ्तगू का मौजू ये था कि आया जेल मुजरिम की इस्लाह कर सकती है। मैं खुद महसूस कर रहा था हम एक बासी रोटी खा रहे हैं। रिजवी ने जब ये कहा, यह हकीकत इतनी बार दोहराई जा चुकी है कि इस पर जोर देने से आदमी को यूं महसूस होता है जैसे वो किसी महफिल में 1000 बार सुनाया हुआ लतीफ़ा बयान कर रहा है, तो मुझे बड़ी तस्कीन हुई। मैंने ये समझा जैसे रिजवी ने मेरे ख्यालात की तर्जुमानी कर दी है। क्रीम मली हुई कॉफ़ी की प्याली ख़त्म करके रिजवी ने अपनी छोटी छोटी मखमूर आंखें से मुझे देखा और बड़ी संजीदगी से कहा, मंटो साहब, आदमी जुर्म क्यों करता है? जुर्म क्या है? सज़ा क्या है? मैंने इसके मुतालिक बहुत गौर किया है। मैं समझता हूँ कि हर जुर्म के पीछे एक हिस्ट्री होती है। जिंदगी के वाक़यात का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, बहुत उलझा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा। मैं नफ्सियात का माहिर नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि इंसान से खुद जुर्म सरजद नहीं होता, हालात से होता है। नसीर ने कहा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। रिजवी ने एक और कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और नसीर से कहा, मुझे मालूम नहीं जनाब, लेकिन मैंने जो कुछ अर्ज़ किया है अपने मुशाहिदात की बिना पर अर्ज़ किया है, वरना यह मौजू बहुत पुराना है। मेरा ख्याल है कि विक्टर ह्यूगो फ्रांस का एक मशहूर नॉवलिस्ट था, शायद किसी और मुल्क का हो। आप तो खैर जानते ही होंगे। जुर्म और सज़ा पर उसने काफ़ी लिखा है। मुझे उसकी एक तसनीफ़ के चंद फ़िक्रे याद हैं। ये कहकर वो मुझसे मुखातिब हुआ, मंटो साहब, गालिबन आप ही का तर्जुमा था। क्या था? वो सीढ़ी उतार दो जो इंसान को जराइम और मुसाइब की तरफ ले जाती है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो सीढ़ी कौन सी है, उसके कितने जीने हैं। कुछ भी हो, ये सीढ़ी ज़रूर है, उसके जीने भी हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ बेशुमार हैं। इनको गिनना, उनका शुमार करना ही सबसे बड़ी बात है। मंटो साहब, हुकूमतें राय शुमारी करती हैं, हुकूमतें अदादो शुमारी करती हैं,
हुकूमतें हर किस्म की शुमारी करती हैं, उस सीढ़ी के जीनों की शुमारी क्यों नहीं करती? क्या ये उनका फर्ज नहीं? मैंने कत्ल किया, लेकिन इस सीढ़ी के कितने जीने तय करके किया? हुकूमत ने मुझे वादामात गवाह बना लिया, इसलिए कि कत्ल का सबूत उसके पास नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि मैं अपने गुनाह की माफ़ी किससे मांगूं? वो हालात जिन्होंने मुझे कत्ल करने पर मजबूर किया था अब मेरे नज़दीक नहीं हैं। उनमें और मुझ में 1 बरस का फासला है। मैं उस फासले से माफ़ी मांगूं या उन हालात से जो बहुत दूर खड़े मेरा मुंह चिढ़ा रहे हैं? हम सब रिजवी की बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। वो बज़ाहिर तालीम याफ्ता मालूम नहीं होता था, लेकिन उसकी गुफ्तगू से साबित हुआ कि वो पढ़ा लिखा है और बात करने का सलीका जानता है। मैंने उससे कुछ कहा होता, लेकिन मैं चाहता था कि वो बातें करता जाए और मैं सुनता जाऊं, इसलिए मैं उसकी गुफ्तगू में हायल ना हुआ। उसके लिए नई कॉफ़ी आ गई थी। उसे बनाकर उसने चंद घूंट पिए और कहना शुरू किया, खुदा मालूम मैं क्या बकवास करता रहा हूँ, लेकिन मेरे जहन में हर वक्त एक आदमी का ख्याल रहा है। उस आदमी का, उस भंगी का जो हमारे साथ जेल में था। उसको 3.5 आने चोरी करने पर 1 बरस की सजा हुई थी। नसीर ने हैरत से पूछा, सिर्फ 3.5 आने चोरी करने पर? रिजवी ने यख आलूद जवाब दिया, जी हाँ, सिर्फ 3.5 आने की चोरी पर, और जो उसको नसीब ना हुए क्योंकि वह पकड़ा गया। ये रकम खजाने में महफूज है और भग्गो भंगी गैर महफूज है, क्योंकि हो सकता है वो फिर पकड़ा जाए, क्योंकि हो सकता है उसका पेट भर फिर उसे मजबूर करे, क्योंकि हो सकता है कि उससे गो मौत साफ कराने वाले उसकी तनख्वाह न दे सकें, क्योंकि हो सकता है उसको तनख्वाह देने वालों को अपनी तनख्वाह न मिले। हो सकता है कि सिलसिला मंटो साहब अजीब व गरीब है। सच पूछिए तो दुनिया में सब कुछ हो सकता है, रिजवी से कत्ल भी हो सकता है। ये कहकर वो थोड़े अरसे के लिए खामोश हो गया। नसीर ने उससे कहा, आप भग्गो भंगी की बात कर रहे हैं? रिजवी ने अपनी छिदरी मूछों पर से कॉफी रुमाल के साथ पूछी। जी हाँ, भग्गो भंगी, चोर होने के बावजूद, यानी वो कानून की नजरों में चोर था, लेकिन हमारी नजरों में पूरा ईमानदार। खुदा की कसम, मैंने आज तक उस जैसा ईमानदार आदमी नहीं देखा। 3.5 आने उसने जरूर चुराए थे। उसने साफ साफ अदालत में कह दिया था कि ये चोरी मैंने जरूर की है। मैं अपने हक में कोई गवाही पेश नहीं करना चाहता। मैं 2 दिन का भूखा था। मजबूरन मुझे करीम दर्जी की जेब में हाथ डालना पड़ा। इससे मुझे 5 रुपए लेने थे, 2 महीनों की तनख्वाह। हुजूर, उसका भी कुछ कसूर नहीं था, इसलिए कि उसके कई गाहकों ने उसके सलाई के पैसे मारे हुए थे। हुजूर, मैं पहले भी चोरियां कर चुका हूं। एक दफा मैंने 10 रुपए एक मेम साहब के बटवे से निकाल लिए थे। मुझे 1 महीने की सजा हुई थी। फिर मैंने डिप्टी साहब के घर से चांदी का एक खिलौना चुराया था, इसलिए कि मेरे बच्चे को निमोनिया था और डॉक्टर बहुत फीस मांगता था। हुजूर, मैं आपसे झूठ नहीं कहता, मैं चोर नहीं हूँ। कुछ हालात ही ऐसे थे कि मुझे चोरियां करनी पड़ी, और हालात ही ऐसे थे कि मैं पकड़ा गया। मुझसे बड़े बड़े चोर मौजूद हैं, लेकिन वो अभी तक पकड़े नहीं गए। हुजूर, अब मेरा बच्चा भी नहीं है, बीवी भी नहीं है, लेकिन हुजूर, अफसोस है कि मेरा पेट है। ये मर जाए तो सारा झंझट ही खत्म हो जाए। हुजूर, मुझे माफ कर दो। लेकिन हुजूर ने उसको माफ न किया और आदि चोर समझकर उसको 1 बरस कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। रिजवी बड़े बेतकल्लुफ अंदाज में बोल रहा था। उसमें कोई तसन्नो, कोई बनावट नहीं थी। ऐसा लगता था कि अल्फाज खुद ब खुद उसकी जुबान पर आते और बहते चले जा रहे थे। मैं बिल्कुल खामोश था, सिगरेट पे सिगरेट पी रहा था और उसकी बातें सुन रहा था। नसीर फिर उससे मुखातिब हुआ, आप फग्गू की ईमानदारी की बात कर रहे थे? जी हाँ। रिजवी ने जेब से बीड़ी निकालकर सुलगाई। मैं नहीं जानता कानून की निगाहों में ईमानदारी क्या चीज है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैंने बड़ी ईमानदारी से कत्ल किया था, और मेरा ख्याल है
کہ पग्गू भंगी ने भी बड़ी ईमानदारी से 3.5 आने चुराए थे। मेरी समझ में नहीं आता कि लोग ईमानदारी को सिर्फ अच्छी बातों से क्यों मंसूब करते हैं। और सच पूछिए तो मैं अब ये सोचने लगा हूं कि अच्छाई और बुराई है क्या। एक चीज आपके लिए अच्छी हो सकती है, मेरे लिए बुरी। एक सोसाइटी में एक चीज अच्छी समझी जाती है, दूसरी में बुरी। हमारे मुसलमानों में बगलों के बाल बढ़ाना गुनाह समझा जाता है, लेकिन सिख इससे बेनियाज है। अगर ये बाल बढ़ाना वाकई गुनाह है तो खुदा उनको सजा क्यों नहीं देता। अगर कोई खुदा है तो मेरी इससे दरख्वास्त है कि खुदा के लिए तुम ये इंसानों के कवानीन तोड़ दो, उनकी बनाई हुई जेलें ढा दो और आसमानों पर अपनी जेलें खुद बनाओ। खुद अपनी अदालत में उनको सजा दो, क्योंकि और कुछ नहीं तो कम अज कम खुदा तो हो। रिजवी की इस तकरीर ने मुझे बहुत मुतासिर किया। उसकी खामकारी ही असल में तासुर का बायस थी। वो बातें करता था तो यूं लगता था जैसे वो हमसे नहीं बल्कि अपने आप से दिल ही दिल में गुफ्तगू कर रहा है। उसकी बीड़ी बुझ गई। गालिबन उसमें तंबाकू की गांठ अटकी हुई थी, इसलिए कि उसने 5-6 मरतबा उसको सुलगाने की कोशिश की। जब न सुलगी तो फेंक दी और मुझसे मुखातिब होकर कहा, मंटो साहब, पग्गू मुझे अपनी तमाम जिंदगी याद रहेगा। आपको बताऊंगा तो आप जरूर कहेंगे कि जज्बातियत है, लेकिन खुदा की कसम जज्बातियत को इसमें कोई दखल नहीं। वो मेरा दोस्त नहीं था, नहीं वो मेरा दोस्त था क्योंकि उसने हर बार खुद को ऐसा ही साबित किया। रिजवी ने जेब में से दूसरी बीड़ी निकाली, मगर वो टूटी हुई थी। मैंने उसे सिगरेट पेश किया तो उसने कबूल कर लिया। शुक्रिया मंटो साहब, माफ कीजिएगा, मैंने इतनी बकवास की है, हालांकि मुझे करनी नहीं चाहिए थी, इसलिए कि माशाअल्लाह आप। मैंने उसकी बात काटी। रिजवी साहब, मैं इस वक्त मंटो नहीं हूं, सिर्फ सादत हसन हूं। आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिए, मैं बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा हूं। रिजवी मुस्कुराया। उसकी छोटी छोटी मखमूर आंखों में चमक पैदा हुई। आपकी बड़ी नवाजिश है। फिर वो नसीर से मुखातिब हुआ। मैं क्या कह रहा था? मैंने उससे कहा, आप पग्गू की ईमानदारी के मुतालिक कुछ कहना चाहते थे। जी हाँ, ये कहकर उसने मेरा पेश किया हुआ सिगरेट सुलगाया। मंटो साहब, कानून की नजरों में वो आदि चोर था। बेड़ियों के लिए एक दफा उसने 8 आने चुराए थे। बड़ी मुश्किलों से दीवार फांक कर उसने भागने की कोशिश की थी तो उसके टखने की हड्डी टूट गई थी। करीब करीब 1 बरस तक वो उसका इलाज कराता रहा था, मगर जब मेरा हम इल्जाम दोस्त जर्जी 20 बीड़ियां उसकी मारिफत भेजता तो वो सब की सब पुलिस की नजरें बचाकर मेरे हवाले कर देता। वादा माफ गवाह हूं, पर बहुत कड़ी निगरानी होती है। लेकिन जर्जी ने पग्गू को अपना दोस्त और हमराज बना लिया था। वो भंगी था, लेकिन उसकी फितरत बहुत खुशबूदार थी। शुरू शुरू में जब वो जर्जी की बेड़ियां लेकर मेरे पास आया तो मैंने सोचा उस हरामजादे चोर ने जरूर इनमें से कुछ गायब कर ली होंगी, मगर बाद में मालूम हुआ कि वो कतई तौर पर ईमानदार था। बीड़ी के लिए उसने 8 आने चुराते हुए अपने टखने की हड्डी तुड़वा ली थी, मगर यहाँ जेल में उसको तंबाकू को कहीं से भी नहीं मिल सकता था। वो जर्जी की दी हुई बीड़ियां तमाम कमाल मेरे हवाले कर देता था, जैसे वो अमानत हूं। फिर वो कुछ देर हिचकिचाने के बाद मुझसे कहता, बाबूजी एक बीड़ी तो दीजिए, और मैं उसको सिर्फ एक बीड़ी देता। इंसान भी कितना कमीना है। रिजवी ने कुछ इस अंदाज से अपना सर झटका जैसे वो अपने आप से मुतनफ्फर है। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं, मुझ पर बहुत कड़ी पाबंदियां आयद थीं। वादा माफ गवाहों के साथ ऐसा ही होता है। जर्जी अलबत्ता मेरे मुकाबले में बहुत आजाद था। उसको रिश्वत दे दिलाकर बहुत आसानियां मुहैया थीं। कपड़े मिल जाते थे, साबुन मिल जाता था, बीड़ियां मिल जाती थीं। जेल के अंदर रिश्वत देने के लिए रुपए भी मिल जाते थे। पग्गू भंगी की सजा खत्म होने में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए थे जब उसने आखिरी बार जर्जी की दी हुई बीड़ियां मुझे ला कर दी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। वो जेल से निकलने पर खुश नहीं था।
میں نے جب اس کو مبارکباد دی تو اس نے کہا، بابو جی میں پھر یہاں آ جاؤں گا۔ بھوکے انسان کو چوری ہی کرنی پڑتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک بھوکے انسان کو کھانا کھانا ہی پڑتا ہے۔ بابو جی آپ بڑے اچھے ہیں، مجھے اتنی بیڑیاں دیتے رہے، خدا کرے آپ کے سارے دوست بری ہو جائیں۔ جرجی بابو آپ کو بہت چاہتے ہیں۔ نصیر نے یہ سن کر غالباً اپنے آپ سے کہا، اور اس کو صرف 3.5 آنے چرانے کے جرم میں سزا ملی تھی۔ رضوی نے گرم کافی کا ایک گھونٹ بھر کر ٹھنڈے انداز میں کہا، جی ہاں صرف 3.5 آنے چرانے کے جرم میں، اور وہ بھی خزانے میں جمع ہیں۔ خدا معلوم ان سے کس پیٹ کی آگ بجھے گی۔ رضوی نے کافی کا ایک گھونٹ اور بھرا اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں منٹو صاحب، اس کی رہائی میں صرف 1 دن رہ گیا تھا، مجھے 10 روپوں کی اشد ضرورت تھی۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مجھے یہ روپے ایک سلسلے میں سنتری کو رشوت کے طور پر دینے تھے۔ میں نے بڑی مشکلوں سے کاغذ پینسل مہیا کر کے جرجی کو ایک خط لکھا تھا اور پھگو کے ذریعے سے اس تک بھجوایا تھا کہ وہ مجھے کسی نہ کسی طرح 10 روپے بھیج دے۔ پھگو ان پڑھ تھا۔ شام کو وہ مجھ سے ملا، جرجی کا رکا اس نے مجھے دیا، اس میں 10 روپے کا سرخ پاکستانی نوٹ قید تھا۔ میں نے رکا پڑھا، یہ لکھا تھا، رضوی پیارے 10 روپے بھیج تو رہا ہوں مگر ایک عادی چور کے ہاتھ، خدا کرے تمہیں مل جائیں، کیونکہ کل ہی جیل سے رہا ہو کر جا رہا ہے۔ میں نے یہ تحریر پڑھی تو پھگو بھنگی کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اس کو 3.5 آنے چرانے کے جرم میں 1 برس کی سزا ہوئی تھی۔ میں سوچنے لگا اگر اس نے 10 روپے چرائے ہوتے تو 3.5 آنے فی برس کے حساب سے اس کو کیا سزا ملتی۔ یہ کہہ کر رضوی نے کافی کا آخری گھونٹ پیا اور رخصت مانگے بغیر کافی ہاؤس سے باہر چلا گیا۔